बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लिक्विड स्टेट डिस्कस करने जा रहे हैं सॉलिड के बाद। ये हमारा थर्ड लेक्चर है पीपीएससी के सिलसिले में, और इसमें जो चीज़ें हैं उसमें सबसे पहले जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं लिक्विड की, कि कोई डेफिनेट शेप नहीं इनकी होती, लेकिन वॉल्यूम इनका डेफिनेट होता है। उसके बाद दूसरी बात, इनकी जो डेंसिटी है वो गैसेस से हाई होती है, सॉलिड की निस्बत इनकी डेंसिटी कम यानी इंटरमीडिएट है। कंप्रेसिबिलिटी भी इनकी गैसेस से लो है, सॉलिड से हाई है। इनको थोड़ा बहुत कंप्रेस किया जा सकता है पार्टिकल्स के दरमियान थोड़ी स्पेस होने की वजह से, लेकिन ये गैसेस से काफ़ी कम है कंप्रेसिबिलिटी। गैसेस के मालिक्यूल में तो डिस्टेंस बहुत होता है ना, इसलिए। उसके बाद डिफ्यूजन रेट इनका स्लो है एज़ कम्पेयर टू गैसेस। गैसेस की निस्बत डिफ्यूजन रेट यानी मालिक्यूल की मोशन फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन वो स्लो है इनकी। ओवरऑल आप ये कह सकते हैं मालिक्यूलर मोशन स्लो है। ये बात जो लिखी है कि मालिक्यूलर मोशन इनकी स्लो है। उसके बाद इनके मालिक्यूल में डिस्टेंस सेपरेशन इतना 10⁻⁷ टू -9, और लिक्विड जो हैं वो स्लोली डिफ्यूज़ करते हैं, और उनके नंबर ऑफ़ कोलिजन जो हैं वो भी स्लो है एज़ कम्पेयर टू गैसेस। और फिर उसके बाद जो लिक्विड की अहम चीज़ है, लिक्विड रिजेंबल अ गैस नियर क्रिटिकल टेम्परेचर। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल टेम्परेचर के करीब आकर लिक्विड जो है वो गैस जैसा बिहेव करता है, और मेल्टिंग पॉइंट के करीब आकर सॉलिड और लिक्विड आपस में इन इक्विलिब्रियम होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट के करीब आकर वो सॉलिड जैसा बिहेव करता है, और क्रिटिकल टेम्परेचर पे आके वो गैस जैसा बिहेव करता है जब वो गैस से बना है। अच्छा जी, उसके बाद है जी अगली जो चीज़ है वो है वेपर प्रेशर। एक्चुअली यहाँ पर 2-3 टॉपिक इकट्ठे हो जाते हैं। मैं इसके दूसरे हिस्से में, इस लेक्चर के दूसरे हिस्से में इंटर के जो चीज़ें हैं, वेपर प्रेशर, एवेपोरेशन, बॉइलिंग पॉइंट, उनको ज़रा एक्सप्लेन कर दूँगा। यहाँ पर थोड़ा डिग्री लेवल की बातें हैं, ग्रेजुएशन की। वेपर प्रेशर क्या है? वेपर प्रेशर में 3 चीज़ें याद रखिएगा कि एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, ख़ास टेम्परेचर पे होता है, क्योंकि टेम्परेचर बदलने से बदल जाता है। तो ये है वेपर का प्रेशर। जो वेपर्स प्रेशर लगाते हैं ये वो है किस पे? ऑन लिक्विड सरफेस, ये ओवर लिक्विड सरफेस। ये बात जो लिखी हुई है आप देख सकते हैं, यहाँ से देखें। और जब वेपर कंडीशन क्या है? इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड। इसका क्या मतलब है? जब स्टार्ट पे आप किसी वेसल में लेते हैं लिक्विड, तो वो जाते हैं वेपर में, और वेपर वापस आते हैं लिक्विड में। तो लिक्विड से वेपर बनने की जो होती है स्पीड, उसे कहते हैं रेट ऑफ वेपोरेशन। वेपर से वापस लिक्विड बनने की उसे कहते हैं रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो स्टार्ट पे वेपोरेशन तेज़ हो रही होती है, कंडेंसेशन स्लो। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब दोनों की स्पीड इक्वल हो जाती है, जितने वेपर लिक्विड वेपर में उतने ही वेपर लिक्विड में, उस ख़ास टेम्परेचर पर। उस वक़्त जो वेपर जितने जमा हुए होते हैं वो लिक्विड की सरफेस पे जो प्रेशर लगाते हैं, डैट इज़ कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो ये इक्विलिब्रियम विद लिक्विड, ये बड़ा अहम पॉइंट है, इसलिए आप इसको नोट करें। अच्छा जी, उसके बाद टेम्परेचर के साथ ये थोड़ा एक चीज़ को इसको समझना पड़ेगा। ये बात, ये जो रिलेशन लिखा है बेसिकली अगर हम इसको सिंपल कर लें तो प्रेशर वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये सिंपल सी बात समझने के लिए है कि अगर टेम्परेचर के इन्वर्स के साथ लिया हुआ है तो माइनस भी लिखा है। मतलब अगर आप ग्राफ बनाएंगे 1/T और P के दरमियान, तो वो यूँ बनेगा, यानी टेम्परेचर के इन्वर्स के साथ इन्वर्सली होगा। अगर टेम्परेचर डायरेक्टली हो तो वो डायरेक्टली ग्राफ होगा। तो वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ बढ़ता है। तो 3 फैक्टर हैं जिसके साथ वेपर प्रेशर चेंज होता है, उसको नोट कर लें। एक टेम्परेचर है, एक हमारे पास इंटर मालिकुलर फोर्सेस हैं, और एक साइज़ ऑफ मालिक्यूल है। तो मेजर ये 2 फैक्टर हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है। इस सिलसिले में आपको इंटर क्लास की ना बुक में वाटर का वेपर प्रेशर डिफरेंट टेम्परेचर पर दिया हुआ है, आपको वो टेबल करना चाहिए। और इंटर मालिकुलर फोर्सेस की जहाँ तक बात है तो उसमें मुख्तलिफ लिक्विड्स में ये फोर्सेस मुख्तलिफ होती हैं। इस वजह से, फ़र्क की वजह से क्या होता है, वेपर प्रेशर मुख्तलिफ होता है एट गिवन टेम्परेचर। तो उसमें भी इंटर की बुक में एक टेबल बनाया है मुख्तसर सा, उसमें 8-10 लिक्विड लिखे हैं। एसिटिक एसिड है, ईथर है, इसके अलावा और आइसोपेंटेन है। इनको आप कर लें, याद रखें। अगर आपने आसानी के लिए करना है तो वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर उलट होता है। तो मैं इस लेक्चर के दूसरे हिस्से में भी आपको वो एक लिस्ट दिखा दूंगा जिसमें वेपर प्रेशर का ऑर्डर होगा, बॉइलिंग पॉइंट का भी ऑर्डर होगा।
तो आपने वो ऑर्डर मुख्तलिफ लिक्विड्स का ज़रूर करना है, वेपर प्रेशर का भी। और यानी इनकी रीडिंग के वैल्यू क्या है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, वो करने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ वाटर की आप करें। 0 पे, 25 पे, 69 पर, 98 पर, 100 पर, 120 पर वेपर प्रेशर वाटर का नोट कर लें। उसके बाद आपने लिस्ट देखनी है। यहाँ पर जो है वो थोड़ा लिखा हुआ है इस हवाले से कि वेपर प्रेशर नोट कैसे करते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर 373 केल्विन पे, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 76 होता है। 760 मिलीमीटर भी इसको कहते हैं, क्योंकि 100 पे वाटर बॉयल हो जाता है, इसलिए 760 होता है। तो बॉयलिंग पॉइंट के अंदर भी वेपर प्रेशर का रेफरेंस शामिल है। अब इन्होंने कुछ मालिक्यूल्स के वेपर प्रेशर दिए हुए हैं, HF, H2O और अमोनिया। तो ज़ाहिर बात है इसके अंदर फोर्सेस ज़्यादा हैं तो उनका वेपर प्रेशर कम है। और यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है ये हीट ऑफ वेपराइजेशन की है। हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है 1 मोल किसी चीज़ का, उसको आपने एवेपोरेट करना हो उसके बॉइलिंग पॉइंट पर और एट 1 एटमॉस्फेयर। जब भी आप किसी हीट को डिफ़ाइन करते हैं तो आपको बताना पड़ता है किस टेम्परेचर पर और किस प्रेशर पर, और 1 मोल को जब करना है आपने, दैट इज़ हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये भी डेफिनेशन इसके दूसरे हिस्से में आएंगी। नेक्स्ट है जी क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। ये थर्मोडायनेमिक्स में भी है इक्वेशन और हमें इसमें भी समझनी पड़ेगी, बड़ी इंपॉर्टेंट है पेपर में इसका ना, या सिग्निफिकेंस आती है या इसके पार्ट्स आ जाते हैं। तो याद रखिए इसके बारे में आपने 3 बातें याद रखनी है कि ये हमें बताती है अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर और अफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट जिस पर लिक्विड बॉयल हो जाता है। ये 2 बातें। और तीसरी बात, ये फेज़ चेंज के दौरान यानी लिक्विड से वेपर बनने के दौरान हीट ऑफ वेपराइजेशन निकालने के काम आती है। तो ये बेसिकली प्रेशर और टेम्परेचर का एक रिलेशन है। इसको आप देख भी लें कि इसकी वैल्यू क्या है, या तो वैल्यू में से आ जाता है या इसकी सिग्निफिकेंस में से आ जाता होता है। अच्छा, दूसरी बात, बबल्स आर, ये ज़रा फैक्ट टू रिमेंबर में देखें, बबल्स आर फॉर्म्ड इन लिक्विड ड्यू टू वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर की वजह से लिक्विड में बबल बनते हैं। यानी जिस वक्त वाटर का वेपर उसके इर्द गिर्द एयर होती है, वो लिक्विड के अंदर वाली सरफेस पे होता है, तो एट हाई टेम्परेचर जब बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है तो उसके अंदर बबलिंग स्टार्ट हो जाती है। मतलब वो वेपर इतना प्रेशर लगाता है कि उछल कर वो सरफेस ऑफ लिक्विड पे आ जाता है। और दूसरे बात, रेट ऑफ वेपोरेशन डजंट चेंज विद टाइम एट पार्टिकुलर टेम्परेचर, हाउएवर रेट ऑफ कंडेंसेशन इंक्रीज विद टाइम। ये बड़ी अहम बात है, जिससे मैंने पहले बताया। एवेपोरेशन की स्पीड वही रहती है। एवेपोरेशन मतलब 10 लिक्विड के मालिक्यूल वेपर में जा रहे हैं तो ये वही रहेगी। शुरू में एक जो वेपर उधर आ रहा है वापस लिक्विड बन रहा है, वो कम होगी स्पीड यानी कंडेंसेशन की। वक्त के साथ साथ कंडेंसेशन की स्पीड एवेपोरेशन के बराबर हो जाएगी और एट इक्विलिब्रियम इसको वेपर प्रेशर को लेते हैं। ये बात भी मैं पहले कर चुका हूँ। उसके बाद ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है एवेपोरेशन में और बॉइलिंग प्रोसेस में फ़र्क। मेन फ़र्क क्या है कि ये आखिर से देखें पहले। एवेपोरेशन जो होती है वो अंदर वो सरफेस फिनोमेना है, सरफेस पे होती है, हर वक्त एवेपोरेट होते हैं मालिक्यूल। और जो बॉइलिंग है वो बिलो द सरफेस फिनोमेना यानी सरफेस से नीचे। उसके बाद जो बॉइलिंग है वो एक ख़ास टेम्परेचर पे होती है। ये देखें, ये वाली बात जो लिखी हुई है, एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। बॉइलिंग अकर एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर वाइल एवेपोरेशन कैन टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर। ये 2 बातें आपने याद रखनी है कि इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। बॉइलिंग जो है वो सिर्फ ख़ास टेम्परेचर पे होगी, एवेपोरेशन हर टेम्परेचर पे होगी। तो एवेपोरेशन के बारे में भी कुछ चीज़ें याद रखें। एक तो ये स्पॉन्टेनियस है, दूसरा एट टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एवेपोरेशन काजेज़ कूलिंग है, और सरफस फिनोमेना है। ये 5 बातें आपने इसके बारे में याद रखनी है। बाकी एक सवाल पॉइंट आता होता है, कौन से फैक्टर हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं और कौन से ऐसे हैं जो एवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। इनका फ़र्क आपको पता हो तो उसमें एक फ़ैक्टर मैं याद करवा देता हूँ आपको। ये जो सरफस एरिया वाला फैक्टर है ना, ये वेपर प्रेशर को अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि प्रेशर होता है पर यूनिट एरिया। तो सरफेस एरिया बढ़ा भी लें तो अफेक्ट नहीं करता, ये रेट ऑफ एवेपोरेशन को करता है। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या है? एक फोर्स है, अगर लिक्विड की ये सरफेस है तो एक ख़ास लेंथ ऑफ सरफेस 1 मीटर ले लें, 1 सेंटीमीटर ले लें, उस पर लगने वाली अमूदन परपेंडिकुलर फोर्स को कहते हैं सरफेस टेंशन। उसके बाद ये बात जिससे लिखी हुई है, इसके बाद इसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर या डाइन पर सेंटीमीटर। और उसके बाद अगली बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सरफेस टेंशन की वजह से सरफेस एरिया लिक्विड का कम से कम होता जाता है
और कोई भी जो लिक्विड है अपनी एक छोटे वॉल्यूम में क्यूबिक फॉर्म में नहीं रहता, बल्कि वो सर्कुलर फॉर्म में आ जाता है, स्फेरिकल फॉर्म में आ जाता है। इस फॉर्म में सरफेस एरिया कम होता है उसका। ये मरकरी वगैरह ना, मरकरी का सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा है। जब मरकरी जो कि लिक्विड स्टेट में मेटल है, जब उसको आप गिराते हैं तो वो फैलने की बजाय बॉल बना देती है। तो सरफेस टेंशन ज़्यादा हो ना तो चीज़ फैलती नहीं है, कम हो तो चीज़ फैलती है लिक्विड। और उसके बाद अगली बात, सरफेस टेंशन की वजह से कैपिलरी एक्शन है, यानी छोटी सी ट्यूब अगर आप किसी चीज़ के अंदर रखें तो वाटर उसके अंदर ऊपर जाता है, तो ये भी सरफेस टेंशन की वजह से है। इस तरह जो सॉइल है उसमें पानी का ऊपर जाना प्लांट्स वगैरह में, वो भी सरफेस टेंशन की वजह से है। उसके बाद ये बात इधर लिखी हुई है, ये आपको पीडीएफ भी भेजा जा चुका है पहले ही। सरफेस टेंशन और टेम्परेचर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, कि टेम्परेचर बढ़ने से सरफेस टेंशन कम होता है और चीज़ फैलना शुरू हो जाती है। यानी हाई टेम्परेचर पर आप कोई विस्कस सा लिक्विड ले भी लेते हैं, उसको गर्म करें तो वो पतला हो जाता है और वो फैलता है, विस्कोसिटी भी कम हो जाती है लिक्विड की। तो अच्छा जी, उसके बाद क्रिटिकल टेम्परेचर पर सरफेस टेंशन ज़ीरो होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये एक रिलेशनशिप है सरफेस टेंशन का, गैमा से इसको शो करते हैं। और सरफेस टेंशन की जो मेजरमेंट है मोलर मास के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो सरफेस टेंशन को स्टेगमोमीटर से मेजर करते हैं। ये पॉइंट है जो ऑब्जेक्टिव में आने हैं। सर खपाने की बजाय इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल कर आप जिन चीज़ों मैं इशारा कर रहा हूँ वो आप कापी पेन से लेकर लेक्चर पूरा सुना करें। मैं बार बार कहता हूँ लेक्चर पूरा सुने, उन पॉइंट्स को नोट कर लें। तो जो अब आपने खुद नोट करने हैं आधा घंटा या 25 मिनट लेक्चर सुन के, वो आपके जहन से नहीं निकलने दोबारा। तो स्टेगमोमीटर से इसको करते हैं। अब यहाँ पर चूँकि हमने इसको एक्सप्लेन नहीं करना, बस जस्ट इसका हमने बताना। सरफेस एनर्जी क्या होती है? सरफेस एरिया को 1 स्क्वायर सेंटीमीटर बढ़ाने के लिए जो वर्क डन है दैट इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। अब ये वाला एक अहम टर्म आ गई, सरफेक्टेंट। साबन, सोप या आप लेते हैं ना जो सर्फ वगैरह लेते हैं, उनका क्या काम होता है? वाटर का सरफेस टेंशन कम करना। तो सरफेस टेंशन जब कम होता है तो लिक्विड जो है वो स्प्रेड ज़्यादा होता है और जो कपड़ा होता है उसके अंदर तक ज़्यादा जा सकता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो सरफेस टेंशन को कम करें उन्हें कहते हैं सरफेक्टेंट्स। सोप और डिटर्जेंट्स वगैरह इस तरह होते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास विस्कोसिटी। विस्कोसिटी है, ये शायद आखिरी टॉपिक है लिक्विड का इस पहले हिस्से में। अब ये लेक्चर भी 2 हिस्सों में मुश्तमिल है। कुछ इंटर वाला जो हिस्सा होगा वो मैं बाद में इसको भेजूँगा। विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी लेयर्स के दरमियान रेजिस्टेंस है, एक लेयर लिक्विड की और दूसरी लेयर लिक्विड की जब फ्लो करती है ना, तो रेजिस्टेंस बिटवीन लेयर ड्यूरिंग फ्लो, ये इधर को जा रही है ये भी इधर को जा रही है, तो उनके दरमियान जो रेजिस्टेंस आ रही है डैट इज़ कॉल्ड विस्कोसिटी। जबकि इसका विस्कोसिटी का जो कोफिशेंट है ये आप देख सकते हैं, ईटा से शो करते हैं। ये इसका फार्मूला आपने करना है। इसके अलावा आपने दूसरी जो चीज़ करनी है वो इसका यूनिट करना है, पॉइस होता है यूनिट। तो उसके बाद अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जनरली कहा जाता है कि विस्कोसिटी जो होती है ना लिक्विड की वो ज़रा कम होती है टेम्परेचर के साथ, गैस की विस्कोसिटी बढ़ती है, इंक्रीज़ करती है। तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा डिफरेंट लिखा है, तो आप याद रखिएगा ये कम होती है विस्कोसिटी जो लिक्विड की टेम्परेचर के साथ। तो ये ऊपर इन्होंने ना इंक्रीज़ लिख दिया है विद टेम्परेचर। विस्कोसिटी गैसेस की इंक्रीज़ होती है, लिक्विड की विस्कोसिटी जनरली कम होती है। अब ये इसकी मेजरमेंट, ये फार्मूला है। ये एक्स से मुराद किसी लिक्विड का और वाई से मुराद रेफरेंस लिक्विड जो आम तौर पे हम वाटर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह एक्स से मुराद डेंसिटी ऑफ लिक्विड, टाइम ऑफ फ्लो देखना है विस्कोमीटर से हमने, कि कोई भी लिक्विड जितनी जल्दी फ़्लो कर जाएगा उसकी रेजिस्टेंस उतनी कम होगी, विस्कोसिटी इतनी कम होगी। और जो कोई भी जो है वो अगर जल्दी नहीं करेगा, देर लेगा, यानी टाइम ऑफ फ़्लो ज़्यादा लेगा, तो उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। बहरहाल ये फार्मूला है, इसको अच्छी तरह फार्मूले को ज़हन में बैठा लें। और जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसका क्या नाम है? उसका नाम है विस्कोमीटर, ऑस्टवाल्ड विस्कोमीटर, नाम भी याद कर लें, विस्कोसिटी को जिससे मेजर करते हैं। फिर एक टर्म है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी विस्कोसिटी का उलट है। अब मैं आपको एक, या इस बुक में थोड़ा इतना था, मैं 5-6 पॉइंट और बता रहा हूँ जो कि आपने इस बुक के अलावा आपने किसी भी और बुक से कर लेने हैं, वो यहाँ मैं नहीं कर सका। सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी में 2 टर्म्स हैं, एक का नाम है पैराकोर और एक का नाम है रियोकोर। मोलर सरफेस टेंशन पैराकोर और मोलर
जो है वो समझे विस्कोसिटी कोफिशिएंट वो रियो कोर में आता है। तो पैरा कोर क्या होती है, रियो कोर क्या होती है, इनके फार्मूले क्या हैं और इनकी एक एक मेन एप्लीकेशन किसी मशहूर कंपाउंड की, जिस तरह लाइक बेंजीन की पैरा कोर और रियो कोर वैल्यू कर लेनी है। मैं दोबारा लिख रहा हूँ, सरफेस टेंशन में टर्म है पैरा कोर जो उसकी मोलर जो वैल्यू को शो करती है, और विस्कोसिटी में टर्म है रियो कोर वैल्यू। इनका फार्मूला और इनकी जो ना समझे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन कोई एक जो कि किसी कंपाउंड की वैल्यू पे मुश्तमिल होगी। इससे हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज़ की जस्ट हेडिंग आप देख लीजिएगा, ये आप BSc की बुक से जो है वो अच्छी तरह देख लें। उसके बाद जो तीसरा टॉपिक जो इधर नहीं है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है जब लाइट लाइटर मीडियम से किसी डेंसर मीडियम में एंटर होती है तो वो अपने पाथ से थोड़ा डेविएट कर जाती है। अब जो लाइट का एंगल उसके प्रीपेंडिकुलर के साथ जो एंगल होता है ना, ये वाला, ये समझे एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और जिससे वो इसी प्रीपेंडिकुलर लाइन के साथ साथ जो एंगल मुड़ के हुआ मिला है वो रिफ्रैक्शन है। तो इन दोनों एंगल्स का साइन ले लें हम, साइन आई ओवर साइन आर, तो वो जिस वैल्यू के बराबर होता है डैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये वैल्यू बताती है कि कोई भी सॉलिड जो है या कोई भी लिक्विड, लाइटर मीडियम एयर है, उससे जब कोई चीज़ लिक्विड में दाखिल होगी लाइट, तो जाहिर बात है ऐसा क्यों होता है। उसमें एक बड़ा मैं आपको पॉइंट बता दूं, लाइट ऐसा बिहेवियर इसलिए शो करती है क्योंकि लाइटर मीडियम में पार्टिकल दूर दूर होते हैं और डेंसर मीडियम में करीब करीब होते हैं, इसलिए लाइट की स्पीड ज़रा उनसे टकरा कर कम हो जाती है। तो स्पीड कम होने से वो मुड़ जाती है, उसके वेव फ्रंट मुड़ जाते हैं। तो डैट इज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आई ओवर साइन आर। अब इसकी मोलर रिफ्रैक्टिविटी भी है, ऑप्टिकल एक्साल्टेशन भी है। दो टर्म है BSc की बुक में, मोलर रिफ्रैक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्साल्टेशन। मोलर रिफ्रैक्टिविटी 1 मोल के लिए जो भी उसका फार्मूला है, मोलर रिफ्रैक्टिविटी का फार्मूला भी करना है आपने और उसकी डेफिनेशन भी, जबकि ऑप्टिकल एक्साल्टेशन की सिर्फ डेफिनेशन आती है टर्मिनोलॉजी में। तो आपको एक डेफिनेशन दे के ना वो 3-4 टर्म्स दे देते हैं, बाद में फिर कंफ्यूज होती है कि कौन सी टर्म जो है एक्सेप्टेबल होगी। तो इसलिए जो है वो आपने इन टर्म्स का जो इंट्रोडक्शन अच्छी तरह पढ़ लेना है। तो मैंने अब जिनकी तरफ इशारा किया है, अब ग्रेजुएशन की बुक में 2 टॉपिक और हैं, लेकिन वो टॉपिक हमने अगले चैप्टर्स में एडजस्ट किए हुए हैं, इसलिए नो प्रॉब्लम आपको मिलेगा। जो एक डाइपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, वो आगे सॉलिड वगैरह में जो है वो सेट है। तो इंशाल्लाह हम दूसरे हिस्से में इंटर के हवाले से जो लिक्विड वाला पोर्शन है, कुछ 5-7 जो ऑर्डर्स हैं लिक्विड के मुख्तलिफ पैरामीटर्स में, उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।